ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जरा कल्पना करें कि आम, जामुन, नीम, बरगद, शीशम, इमली, पीपल जैसे पेड़ घर के ड्राइंग रूम में सजे नजर आए तो कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा लगेगा। बोनसाई के जरिए ऐसा मुमकिन हो सका है। देश में पिछले कुछ सालों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। बोनसाई को प्रकृति प्रेमी मुंहमांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए ये खास रिपोर्ट। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी। लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए।
शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो और बुआई के तुरंत बाद उपयोगी अनुशंसित खरपतवार नाशकों का आपने प्रयोग नहीं किया है, उस दशा में इस समय इमेजाथापर खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। फसल में नीला बिरिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कतार के 5 से 6 गन्नों को एक साथ 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों पर बंधाई करें। इससे अधिक वर्षा और तेज हवाओं के कारण गन्ना नहीं गिरता है। आगामी दिनों में वर्षा को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में जल भराव वाले खेतों में जल निकास की व्यवस्था करें। हल्दी और अदरक की खेतों से आवश्यकता अनुसार जल निकास करें। अदरक की फसल में बुआई के 40 दिन बाद प्रति हेक्टेयर की दर से 50 से 55 किलोग्राम यूरिया डालकर मिट्टी चढ़ा दें। जिन बागों में फल आया था उसमें तुड़ाई के बाद प्रति पेड़ की दर से 1 किलोग्राम यूरिया का अवश्य प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। जगमेरी जिला भोपाल के
राम कुमार चौहान ने। आपने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। किसान भाई, अभी एक तो ये जैसे सबके घर में पशु है तो पशु से गोबर निकलता है, गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट बनती है, केंचुए की खाद बनती है। किसान भाई अपने खेतों में, अपने घर के आसपास में कहीं भी खाली जगह है वहाँ पे शेड लगा के छाया में और ये अपनी जो बेड है ये तैयार कर सकता है। अच्छा, किसान भाइयों को इसमें जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बाजार से अपने केंचुए खरीदे और अपना गोबर की खाद ली और उसमें तैयार करके और अपना, इसके साथ में वो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। इसका लिए किसान भाइयों को आजकल गौशाला में गोबर भी आराम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बढ़िया है। अपने घर पे कहीं भी बेड लगा के आदमी तैयार कर सकता है वर्मी कंपोस्ट में। किसान भाई दो तरह से तैयार कर सकते हैं, एक तो ये दीवार पे जो ईंटें लगा के और ये कर दें, दूसरी एक जमीन पे ही लेयर, जैसे ये लंबी आप ये देख रहे किसान भाई, तो ये पूरी की पूरी लंबी बेड है, ये 3 फीट चौड़ी और लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार जैसे 8 फीट 10 फीट 15 फीट। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। तो अब इसमें जैसे सबसे पहले किसान भाइयों ने अपना गोबर डाल दिया, तो गोबर में उसके ऊपर जैसे केंचुए की ये आप इधर देख रहे होगे, तो ये जो लेयर है ऊपर से इन्होंने हटा दिया वहाँ से, और हटा के और जो नई ताज़ा भी इन्होंने गोबर की खाद डाली है उसके ऊपर वो ही जो बची हुई जो नीचे जैसे 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 टाइम बीतता जाता है 1 महीने के अंदर केंचुआ नीचे जाएगा तो वो जब पूरी चली जाती है तो ऊपर की जो लेयर बचती है उसको किसान भाई अपना जो ताज़ा गोबर डाला उसी लेयर को ऊपर डाल देगा। तो शुरू में 2-3 दिन बाद में क्या होगा, एक तो उसमें एक चीज़ तो ध्यान देने की किसान भाइयों को, नमी हमेशा बनी रहे। जितनी ज़्यादा नमी होगी और अंधेरा रहेगा, केंचुआ उतना ही जल्दी नीचे जाएगा और उसको जो है भुरभुरा करता जाएगा। जितनी ज़्यादा उसकी भुरभुरी होगी ना ये खाद, उतनी किसान भाइयों के लिए काम आएगी। जैसे जैसे लेयर तैयार हुई ऊपर से उसको हटाते हैं, धीरे धीरे हटाते रहे, केंचुआ नीचे जाता रहेगा और ऊपर का ले लिया उसको छान के किसान भाई अपने पर बीघा के हिसाब से 4 से 5 क्विंटल उसको वर्मी कंपोस्ट को ट्राइकोडर्मा मिलाकर, तो अपने सुविधा के अनुसार जिसको उस हिसाब से लगे वो अपने खेत में डालेगा। इसको डालने से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, साथ में जब भी कभी ये चीज़ें डलती है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा बेनिफिट देगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलवेधक कीट की रोकथाम के लिए ट्रैप है उपयोगी।
होने वाला कॉक्सीडियोसिस रोग और उसका निदान। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।